नमस्कार। आज के वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत संस्थात्मक व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं, गुण और दोषों का पूर्ण अवलोकन किया। आज के वीडियो में हम अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं, इसके गुण, दोष और संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो शासन का प्रधान होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका में इस प्रकार की शासन व्यवस्था देखी जा सकती है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका का जो प्रधान होता है यानी राष्ट्रपति, वो देश के नागरिकों के द्वारा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है, यानी कि मंत्री परिषद का निर्माण जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की कोई व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन में नहीं होती और ये मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि व्यवस्थापिका के प्रति। तो अध्यक्षात्मक शासन जो है उसकी कतिपय विशेषताएं भी हम देख सकते हैं। उनमें नंबर 1 आती है कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। कार्यपालिका का प्रधान यानी राष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है और उसके कार्यकाल पर व्यवस्थापिका के द्वारा किसी भी प्रकार के विश्वास अविश्वास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल उसे महाभियोग के द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अपने निर्धारित समय से पूर्व उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। दूसरा है नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका अलग नहीं। अध्यक्षात्मक शासन में संस्थात्मक शासन की तरह 2 प्रकार की कार्यपालिका नहीं होती, नाममात्र की और वास्तविक। अध्यक्षात्मक में जो भी होती है कार्यपालिका वो केवल और केवल एक होती है, जिसे कि वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कहते हैं, राष्ट्रपति के रूप में कहते हैं, और वही देश का वैधानिक प्रधान होता है और समस्त शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग जो है वो उसी के द्वारा किया जाता है। तीसरा है कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक। जैसा कि हमने संस्थात्मक शासन में पढ़ा, उसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध होता है। इसके ठीक विपरीत यह शासन व्यवस्था जो है वो मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है और यही कारण है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं। व्यवस्थापिका के द्वारा अविश्वास और निंदा प्रस्तावों का कार्यपालिका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही कार्यपालिका के द्वारा कानून निर्माण के कार्यों में किसी प्रकार से भाग लिया जाता है। तो ये है अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं, जिसमें कि निश्चित कार्यकाल, एक ही प्रकार की कार्यपालिका जो कि वास्तविक कार्यपालिका, और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का एक दूसरे से पृथक्करण, ये इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुण। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुणों के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे स्थिर शासन। इस शासन व्यवस्था में चूंकि जो प्रधान होता है यानी राष्ट्रपति वो एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और समय से पूर्व उसे केवल और केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और वो भी तब जब उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई संवैधानिक जो विधान है उनका हनन किया गया हो। यही कारण है कि एक निश्चित कार्यकाल होने के कारण राष्ट्रपति और उसके जो मंत्री होते हैं वो दीर्घकालीन योजनाएं बना सकते हैं और उनकी क्रियान्विति भी कर सकते हैं। तो इसी कारण ये जो शासन का रूप है वो स्थिर शासन कहा गया है। दूसरा है संकट काल में उपयुक्त। अगर संकटकालीन स्थिति के रूप में देखा जाए
तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अधिक उपयुक्त कहा जा सकता है। जैसा कि संकट काल में त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और जब राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा होता है तो उसे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं आती। इसीलिए इस शासन व्यवस्था को संकट काल के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था कहा जाता है। अगला है प्रशासन में एकता। इस शासन व्यवस्था में चूंकि संपूर्ण शासन शक्ति एक व्यक्ति यानी राष्ट्रपति में निहित होती है और किसी शासन नीति के अनुसरण के लिए व्यवस्थापिका की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, इससे प्रशासन में पूर्ण रूप से एकता बनी रहती है और प्रशासनिक एकता के कारण ही अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है वो संकट काल में उपयोगी सिद्ध होती है। नेक्स्ट है शासन में कुशलता। कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका से चूंकि स्वतंत्र होती है और वह अधिक स्वतंत्रता पूर्वक प्रशासन संबंधी कार्यों का निष्पादन करती है। इसके अलावा अध्यक्षात्मक शासन में मंत्री जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उन्हें विधायी कार्यों में भाग लेने या अपने लोकप्रिय होने के लिए समय नहीं खर्च करना पड़ता, इसलिए उनके द्वारा अपनी संपूर्ण शक्ति और समय का उपयोग जो है वो शासन के कार्यों में लगाया जाता है। यही कारण है कि शासन जो है वो कुशलता पूर्वक उनके नेतृत्व में कार्य संपादित कर सकता है। अगला है योग्य मंत्रिमंडल का निर्माण। संस्थात्मक शासन में जैसा कि हमने देखा मंत्रिपरिषद के निर्माण में प्रधानमंत्री को अनेक बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सामान्यतया अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को ही मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन के अंतर्गत केवल योग्य व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। इसके अलावा आवश्यक नहीं होता कि मंत्री जो है वो उसी दल का हो। दूसरे किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है वो मंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो यह है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुण। अब हम पढ़ेंगे गुणों के साथ साथ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के दोषों के बारे में। दोषों में पहला आता है शासन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं। जैसा कि इस शासन में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार कार्यपालिका के प्रधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति और व्यवस्थापिका का चुनाव जो है वो एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है और इस अवधि से पूर्व उन्हें अपने पद से नहीं हटाया जा सकता, चाहे उनके विचारों में और जनता के विचारों में कितना भी अंतर क्यों न हो। दूसरा है निरंकुशता की आशंका। इस शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के निरंकुश होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति जैसा कि एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है और अपने कार्यों के लिए वो जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं रहता, तो ऐसे में जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनका दबाव भी उसके ऊपर नहीं रहता है। राष्ट्रपति को केवल अपने पद से महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है और महाभियोग भी तभी लगाया जाता है जबकि वो किसी गंभीर अपराध से ग्रस्त हो। तो ऐसे में राष्ट्रपति के निरंकुश होने की संभावना अधिक हो जाती है। अगला है व्यवस्थापिका कार्यपालिका में सहयोग का अभाव। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में सहयोग नहीं देखा जाता, जिसके कारण कानून निर्माण और प्रशासन दोनों ही कार्य ठीक प्रकार से संपादित नहीं हो पाते हैं। चूंकि कानून निर्माण का कार्य जो है वो बहुत अधिक जटिल हो चुका है और कार्यपालिका के अधिक योग्य और अनुभवी सदस्यों के बिना व्यवस्थापिका ठीक प्रकार से कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती। इस कारण जो कानून निर्मित होते हैं वो सही तरीके से नहीं बन पाते हैं। चूंकि अध्यक्षात्मक शासन में दोनों के बीच में उग्र विरोध दिखाई देता है, तो इसके कारण कई बार शासन व्यवस्था में गत्यावरोध की आशंका हो जाती है। अगला और अंतिम है उत्तरदायित्व का अभाव। जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ा कि
मंत्री जो होते हैं वो चूंकि राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते बल्कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। इसके अलावा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों ही स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और प्रशासन में कोई भी बुराई अगर उत्पन्न होती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व का अभाव देखा जा सकता है। दोनों शासन व्यवस्थाओं के जब गुण दोषों की विवेचना की जाती है तो हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित होता है कि कौन सी प्रणाली उत्तम है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है उसे अमेरिका और अमेरिकी महाद्वीप के कुछ राज्यों के द्वारा अपनाया गया है, लेकिन विश्व के जितने भी नए पुराने जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वहाँ पर अध्यक्षात्मक के स्थान पर संसदात्मक पद्धति को अपनाया गया है। उसका कारण है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है उसमें शासक हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और वह पद पर तभी तक रह सकता है जब तक कि वह जनता के प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त करता है। इसलिए और दूसरी बात, संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है वो चूंकि लोकतंत्र के ज़्यादा करीब है, इसलिए इस शासन व्यवस्था को यह शासन व्यवस्था जो है वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से कहीं अधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था कही जाती है। कतिपय आधारों पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बीच में अंतर किया गया है। उन अंतर के बिंदुओं को हम यहाँ निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है, संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, उसे समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में कार्यकाल निश्चित होता है, समय से पूर्व उसके विरुद्ध अविश्वास का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता, कदाचार के मामले में लिप्त होने पर या संविधान का उल्लंघन करने पर उसे महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। दूसरा है, संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो नाम मात्र का होता है और अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का प्रधान जो है वो वास्तविक होता है। तीसरा अंतर है, संसदात्मक शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में सहयोग और सामंजस्य रहता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोनों के बीच में सहयोग का अभाव देखा जा सकता है। चौथा है, संसदात्मक शासन में मंत्रियों की स्थिति जो है वो उच्च होती है और अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति जो है वो सर्वेसर्वा होता है, उसी के द्वारा मंत्री बनाए जाते हैं, तो मंत्रियों की स्थिति राष्ट्रपति से नीचे ही रहती है। अगला और अंतिम अंतर है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में हमेशा विरोधी दल का अस्तित्व बना रहता है, इसलिए नोक झोंक तनाव चलता रहता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में विरोधी दल का कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसलिए पूर्ण शांति की स्थिति देखी जाती है। अध्यक्षात्मक शासन में विरोधी दल जो है अस्तित्व तो रहता है, लेकिन वो उस कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए शांति व्यवस्था कायम रहती है।